हेलो डियर स्टूडेंट, आप क्लास 12। मैं आप सभी का संसिद्धि यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे, रे ऑप्टिक्स चल रहा था, तो उसी के क्रम में आज आगे बढ़े। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है अपैरेंट डेप्थ। आप लोग हेडिंग करिए, अपैरेंट डेप्थ। मीन्स आभासी गहराई। आभासी गहराई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये आप हेडिंग करेंगे आभासी गहराई। देखिए, सबसे पहले क्या हम लोग सपोज करेंगे कि हमारे पास कोई एक पात्र है इस प्रकार से। हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा एक पात्र है। ठीक है, और इस पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है। हम ऐसा सपोज कर लेंगे कि यहाँ तक एक द्रव भरा हुआ है। ये ठीक है, सपोज कर ले इसमें द्रव भरा हुआ है। अच्छा, आभासी गहराई होती क्या है? जब आप देखते हो किसी पात्र में, किसी बर्तन में मान लो द्रव या पानी भरा हुआ है कोई, और उसमें मान लो सिक्का डाल दिया गया या कोई सुई गिर गई है, तो पात्र के तली में ऐसे बैठ जाएगी। लेकिन जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको वहाँ नीचे ना दिखाई देकर कुछ ऊपर दिखाई देगी। जैसे यहाँ आपको आभास होगा कि ये सिक्का जो है यहाँ ना होकर के यहाँ है, तो वास्तव में तो यहाँ से यहाँ तक गहराई है इस पानी की, लेकिन आपको दिखाई कहाँ तक देगा? यहाँ से यहीं तक दिखाई देगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपको आभास हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं आभासी गहराई। क्या बोलते हैं? आभासी गहराई। और यही आपको कैलकुलेट करना है कि कितना होता है। चलिए देखते हैं कितना होगा। तो हम लोग सपोज करेंगे कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे रखा है। ये क्या है? इस पात्र के तली में बैठा होगा। इसको O लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट से आप चलने वाली कोई दो किरण खींचिए। इसका हम लोग क्या करेंगे? प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे कि कहाँ पर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे, ये द्रव था, अब द्रव से आप बाहर ले जा रहे हो, यानी द्रव सघन माध्यम था, बाहर ले जाओगे तो विरल माध्यम में जाएगा। लेकिन ये जो सीमा पृष्ठ है सघन माध्यम और विरल माध्यम का, हम उसके लंबोत ले जाएंगे। तो जब लंबोत ले जाओगे तो यहाँ पर I बराबर 0 होगा, जिस कारण से R बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको पता है ये चीज़ पहले से? स्नेल के नियम से अगर I बराबर 0 है, यानी आपतन 0 आपतन कोण पर कोई प्रकाश की किरण अंतरा पृष्ठ पर आपतित होती है, तो दूसरे माध्यम में जाएगी, तो R बराबर भी 0 होगा। बात समझ में आ गई? यानी बिना विचलित हुए ऐसे सीधे निकल जाए। ये चीज़ हो गई, यहाँ से ऐसे जाएगी और इस प्रकार से ऐसे निकल जाएगी। ये चीज़ ठीक है। हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को कुछ नाम दे देंगे। नॉर्मल है N दे देंगे, अभिलंब का भी काम कर रहा है। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? एक प्रकाश की किरण और ले चलेंगे, अभिलंबोत अपवर्तन ना करा करके थोड़ा सा तिरछा ले जाएंगे इस टाइप से।
ये यहाँ तक लेकर चले आए। ठीक है, एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यहाँ अभिलंब होना चाहिए। यहाँ अभिलंब आप खींचो एक, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे अभिलंब खींच देंगे। ये अभिलंब हो गया। आप जानते हो प्रकाश की किरण कभी भी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी ये जो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी वो वैसे सीधे न जा करके थोड़ा सा इधर की ओर ऐसे झुक जाएगी। ये बात समझ में आई। आप एक चीज़ और जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है और उसे हम आई से लिखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। और ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है इसको हम अपवर्तन कोण आर से लिखते हैं। इसको भी कुछ नाम दे देंगे, इसको ए मान लेंगे और इस ए बी। तो ये देखो ओ ए क्या हुआ, आपतित किरण हो गई, ए बी क्या हुआ, अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आर अपवर्तन कोण। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोग ये भी मान लेंगे, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उसका अपवर्तनांक कितना है। 1 मिनट, इसको हम मान लेंगे ये मीडियम फर्स्ट है। क्या है, माध्यम 1 है और माध्यम 1 का अपवर्तनांक हम लोग मान लेंगे n है। और ये बाहर क्या है, ये मीडियम 2 है, यानी कि माध्यम 2 है। बात समझ में आ गई। ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक n है, माध्यम 1 का मतलब जो द्रव भरा हुआ है उसका अपवर्तनांक n है। अब इसमें आप लिक्विड भर सकते हो, हालांकि कुछ इसमें अभी हम लोग लिखेंगे उसके बाद चेंज करेंगे। अब आपको एक चीज़ पता है कि ये दोनों प्रकाश की किरण बाहर तो कहीं काटेंगे नहीं, तो इनको भीतर ही पीछे बढ़ाओ। ये इस तरीके से ऐसे पीछे बढ़ाएंगे। ए बी किरण को, जो अपवर्तित किरण थी, उसको पीछे बढ़ाएंगे। और जब आप पीछे बढ़ाओगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ कहीं पर ऐसे ये काट रही है, ये बिंदु मिलेगा यहाँ। तो ये दोनों किरणें क्या हो रही हैं, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, आपको आभास हो रहा है कि मिल रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट O का एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा I। तो यहाँ लिख देंगे ऐसे ये। तो अगर सिक्का यहाँ रखा होगा तो आपको दिखाई कहाँ देगा, यहाँ दिखाई देगा। एक चीज़ ये हो गई। डिस्टेंस शो कर देते हैं हम लोग, मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक जो वास्तविक गहराई है, वास्तव में यहाँ से यहाँ तक गहराई है, ये हो गया आपका वास्तविक गहराई। और इसको हम लोग सपोज करेंगे H। क्या मानेंगे भैया, तो मान लेंगे H। ये हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक जो आपको आभास होगा कि इस ऑब्जेक्ट O का इमेज यहाँ बन रहा है, यानी प्रतिबिंब यहाँ आपको ऊपर से देखोगे तो यही वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको आभास हो रहा है, मीन्स ये क्या है, आभासी गहराई है। ये क्या रहेगा आपका, आभासी गहराई। और हम मान लेंगे कि आभासी गहराई जो है वो H डैश है। कितना है, H डैश। ये हो गया पूरा। अब प्रेक्षक कहाँ होगा, कहाँ से देखेगा वो, तो यहाँ से देखेगा।
ये कौन होगा, प्रेक्षक होगा, और वो यहाँ से देखेगा इस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। वास्तव में बिंदु N और बिंदु A बहुत समीप होंगे, यहाँ कहीं होंगे, दूर बनाया गया है ताकि आपको कोण वगैरह स्पष्ट रूप से दिखे। अब देखो कोण को भी लिख लेते हैं हम लोग, कितना होगा ये चीज़। आपको एक चीज़ पता है, ये देखो जड़ बना रहे हैं इस तरीके से, ये तो ये कोण अगर आई है तो ये कोण भी आई होगा, कहाँ से, एकांतर कोण से। ये आपको आई दिख रहा है तो ये कोण भी क्या होगा, आई ही होगा। और देखिए ये वाली किरण दिख रही है, ये प्रकाश की किरण थी, अपवर्तित प्रकाश की किरण ए और बी, ये ऊर्ध्वाधर के साथ आर कोण बना रही थी। इसी किरण को तो ऐसे आप पीछे बढ़ाए हो तो ये भी ऊर्ध्वाधर के साथ कितना कोण बनानी चाहिए, आर बनानी चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से अगर ये किरण, ये जो ए बी है, ऊर्ध्वाधर के साथ आर कोण बना रही है तो इसी को आप पीछे बढ़ाए हो, ये भी ऊर्ध्वाधर के साथ कितना कोण बनानी चाहिए, आर कोण ही बनानी चाहिए। ये आपका पूरा फिगर बन के कंप्लीट हो गया। इसमें क्या करेंगे, अब आप लिक्विड भर दो इसमें, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ऐसे भर देंगे। ये आपका हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन में देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक बार फिगर पूरा फिर से समझा देता हूँ। हमारे पास एक पात्र था, उस पात्र में यहाँ तक द्रव भरा हुआ था और उसके तली में कोई ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ था, मीन्स वास्तविक गहराई इसकी h थी यहाँ तक, ठीक है। अब इसका आभासी प्रतिबिंब आपको दिखाई कहाँ देगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक अभिलंबोत प्रकाश की किरण ले जाएंगे। अभिलंबोत का मतलब इस तल के, ये तल क्या होगा, ये जल का और वायु के बीच का सीमा पृष्ठ होगा, जिसको हम अंतरा पृष्ठ भी बोलते हैं। मीन्स आप कह सकते हो ये अपवर्तक पृष्ठ है, यहाँ से अपवर्तन होगा। तो इस अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबोत एक प्रकाश की किरण ले जाएंगे। अभिलंबोत ले जाओगे तो अभिलंब के साथ कोण कितना बनाएगा, 0। तो I बराबर 0 होगा तो R बराबर भी 0 होगा, मीन्स ये किरण ऐसे सीधे निकल जाएगी। बात क्लियर है। अब दूसरी प्रकाश की किरण ले जाएंगे, थोड़ा तिरछा लेकर गए, इस बिंदु पर अपवर्तन होना है तो इस बिंदु पर अभिलंब खींच दीजिए। आप जानते हो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो देखो ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, अभिलंब से थोड़ा दूर हट गई। ये आपतित प्रकाश की किरण, ये अभिलंब, आपतित प्रकाश की किरण अभिलंब के बीच बनाया गया कोण आपतन कोण आई, और ये अपवर्तित प्रकाश की किरण, ये अभिलंब, इनके बीच बना कोण अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। बाहर ये दोनों कहीं काट नहीं रहे हैं, इसका मतलब है इस वाले प्रकाश किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं डॉटेड करके तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी, मीन्स आभास होगा आपको, इसीलिए यहाँ पर मिल रही है तो ऑब्जेक्ट ओ का यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब आई बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये आभासी प्रतिबिंब आई बनेगा, मीन्स जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको गहराई यहीं तक दिखाई देगी, इसका मतलब हुआ ये आभासी गहराई एच डैश हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने मान लिया कि क्या है भैया, ये एच डैश है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। हमने किया क्या, इसको माध्यम 1, इसको माध्यम 2 मान के रखा है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक हम लोगों ने n मान लिया। इसका मतलब क्या हो, वायु के सापेक्ष, वायु का मतलब क्या हो, माध्यम 2, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक n है। प्रेक्षक यहाँ से देखेगा इस ऑब्जेक्ट O को, यहाँ से, तो आपको यहाँ पर आई उसको दिखाई देगा। पूरा फिगर आपका क्लियर हो गया। कैलकुलेशन देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लगाने वाले हैं, लिखेंगे बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल के नियम से आप जानते हो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिख देंगे 1n2 इज इक्वल टू साइन आपतन कोण। तो आपतन कोण कहाँ है, ये I बटे साइन अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कौन R, ये हो गया साइन I अपान साइन R। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। एक स्टेप और आगे चलते हैं, 2 कॉन्सेप्ट यहाँ लिखेंगे। चूंकि कोण I एंड R बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं,
इसलिए अगर आई और आर बहुत छोटे हैं तो आप जानते हो साइन आई के ही बराबर होगा एंड साइन आर भी अप्रॉक्सीमेट आर के ही बराबर हो जाएगा। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है तथा प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हम लोग पढ़े थे 1n2 है 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1। तो ये दो चीज़ हम लोग इसमें लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक तो ये लिखेंगे 1n2 की जगह पर 1/2n1। इसका अर्थ ये है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/2 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, उल्टा होता है। कर दिए बराबर साइन आई की जगह आई लिखेंगे, साइन आर की जगह आर लिख देंगे। बात समझ में? क्यों? क्योंकि कोण बहुत छोटा होगा और कोण बहुत छोटा होगा तो ये बिंदु ए जो है वो यन के बहुत समीप होगा, यानी कि ये आपको दिख रहा है जो ओ, यहाँ एन, यहीं कहीं ऐसे ए बिंदु भी होगा। ये कोण बहुत छोटा होगा तो कोण छोटे होने का मतलब हुआ ये, यहीं पर क्या आ जाएगा आपका बिंदु ए भी आ जाएगा, तब ये कोण क्या होगा, आई बहुत छोटा होगा। और यहीं से ऐसे आर भी बना है, इसका मतलब ये भी बहुत छोटा। बात समझ में आई? तो उस दशा में देखो साइन थीटा बराबर थीटा के, और ये देखो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका कि साइन थीटा बराबर लगभग थीटा के ही होता है। तो इसमें देखो साइन आई बराबर आई कर दिया और साइन आर बराबर आर कर दिया। कैसे होता है इसका मैंने एक लेक्चर बना दिया है, कॉन्सेप्ट बना दिया है और वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। चलो अभी समझाऊंगा। तो साइन आई की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आई, और साइन आर की जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम आर। अगला स्टेप देखो, इससे अभी कुछ समझाऊंगा। यहाँ देखिए अब हम लोग लिखेंगे क्या, 1n2 क्या था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/2n1 का मतलब है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक हम लोगों ने पहले से n मान रखा है, तो जहाँ 2n1 लिखा है वहाँ हम n लिख देंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2n1 की जगह पर n इज इक्वल टू आई अपान आर। आई क्या है, कोण, आर क्या है, कोण। हम लगाएंगे क्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इसको रोके थे, समझो कि कैसे हो जाता है साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। यहाँ कोण कितना है, आई, कोण क्या है, आई। थोड़ा सा बढ़िया से समझाते हैं बना के। चलो ये था, और कोण बहुत छोटा होगा तो बिंदु ए क्या होगा, इसी के बहुत ऐसे पास होगा, समीप होगा। ये यानी ये बिंदु क्या था, ये बिंदु ओ था और ये यन है और ये ए है। ये जो बिंदु ए दिख रहा है आपको ये बहुत पास आ जाएगा, यहाँ कहीं पर एन के समीप होगा, तभी आई और आर क्या होंगे, छोटे। ठीक है, तो यहाँ पर कोण क्या बन रहा होगा, आई, इस तरीके से। अब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो कोण बराबर ये आपका चाप होगा एन चाप होगा। अब त्रिज्या में चाहे ये ले लीजिए ओ ए और चाहे ओ एन ये ले लीजिए। बात समझ में आई? मीन्स कोण आई बराबर क्या होगा, चाप बटे त्रिज्या यानी ए एन बटे त्रिज्या की जगह पर चाहे ओ एन लीजिए चाहे ओ ए लीजिए। तो जो हमको पता होगा फिगर में वो लेंगे, ओ ए तो हमको पता ही नहीं है, ओ एन पता है एच है, वही ले लेंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये कोण बहुत छोटा होगा तो ओ ए और ओ एन दोनों के दोनों बराबर होंगे, ओ ए और ओ एन दोनों के दोनों बराबर होंगे। और ये एक वृत्त की त्रिज्या होगी। अगर हम यहाँ से खींचते हैं एक वृत्त, एक बड़ा सा इस तरीके से, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। हम कोण बराबर चाप बटे यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या लगा देंगे, तो यही ए एन बटे ओ एन लिखो चाहे फिर ओ ए लिखो। बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। क्लियर हुई बात? ऐसे ही यहीं से तो मिलाता हुआ ऐसे आर भी है, यहाँ आर भी कोण बना रहा है, तो आर बराबर भी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। देखो और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है
तो आप एक वीडियो देख लेना। कॉन्सेप्ट आप थ्योरी सीरीज में पढ़ा हुआ है, क्यों होता है साइन थीटा बराबर थीटा या टेन थीटा बराबर थीटा हो जाता है। चलो यहाँ आई क्या है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगाएंगे तो ये चाप हो जाएगा ए एन। आई की जगह हम क्या लिखेंगे, यही लिख दे रहे हैं, बट कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये कॉन्सेप्ट होता है। कोण आपका आई है यहाँ पर, तो हम ले लेंगे आई बराबर चाप ये ए एन बटे त्रिज्या, चाहे आप ओ ए ले लो चाहे आप ओ एन ले लो, क्योंकि ए बिंदु इसके जब बहुत समीप होगा तो ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों एच के बराबर हैं, तो हम यहाँ ओ एन ले रहे हैं। ओ एन आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आई बराबर इतना लिखेंगे एंड आर बराबर में भी यही फार्मूला लगाएंगे, चाप बटे त्रिज्या। आर बराबर यहाँ आर देखो, ये आर हो गया, आर बराबर चाप ए एन बटे त्रिज्या। चूँकि आर बहुत छोटा कोण है इसलिए ए क्या होगा, एन के यहाँ पर बहुत समीप होगा, तो ये आई ए चाहे आई एन दोनों के दोनों बराबर होंगे और दोनों एच डैश के बराबर हैं, तो आई एन ले लेंगे हम लोग यहाँ पर। ये हो गया, बात समझ में आ गई? ठीक, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो 1/n इज इक्वल टू आई अपान आर था, आई की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, ए एन बटे ओ एन होल डिवाइडेड बाई आर। आर की जगह पर क्या लिखेंगे, ए एन बटे आई एन। ये ध्यान देंगे, ए एन से ए एन कट जाएगा, सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर होगा और इसका गुणा इसमें होगा। तो अगला स्टेप देखिए आप, 1/n इज इक्वल टू आई एन का गुणा एक में होगा तो आई एन बटे एक का गुणा ओ एन में होगा तो ओ एन। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट 1/n इज इक्वल टू आई एन की वैल्यू देखो, यहाँ पर ये आई है और ये एन है, आई एन की वैल्यू एच डैश बटे ओ एन की वैल्यू देखो, तो ओ एन की वैल्यू यहाँ पर एच, ये रख देंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे चलते हैं, विलोमानुपात लगा दो। विलोमानुपात से इधर का पलटेगा उधर का भी पलट जाएगा। यहाँ देखो हर में n था तो अंश में चला जाएगा, n बटे एक का कोई मतलब नहीं रहेगा, n को 1 से भाग करो ये n ही रहेगा बराबर। h ये हर में था, ये अंश में हो जाएगा, ये अंश में था तो ये हर में, n बराबर आया h/h डैश, जहाँ n क्या है, तो n जो है वो दोनों चीज़ लिख दें, द्रव का अपवर्तनांक। डायरेक्ट अपवर्तनांक लिखने का मतलब सापेक्ष अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। मीन्स यही तो था 2n1, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसीलिए 2n1 की जगह हम लोगों ने n लिखा था। दूसरी चीज h क्या है, तो भैया जो h है वो वास्तविक गहराई है, वास्तविक गहराई है। और h डैश क्या है, तो h डैश जो है वो आभासी गहराई है। ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट। एक चीज कभी कभार और पूछता है, वो भी आप समझ लीजिए, हेडिंग कर लीजिएगा, एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट का मतलब होगा आभासी विस्थापन, यहां लिखेंगे आभासी विस्थापन। ये आभासी विस्थापन का मतलब ये है, पहले वस्तु O पर था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, O पॉइंट पे था, लेकिन जब आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको आभास हो रहा है कि I पर है, तो
तो विस्थापित कहाँ हुआ, इतना ही दूर हुआ, ओ पर था, आई पर पहुंच गया, तो विस्थापन कितना हुआ आभासी, आई ओ या ओ आई, यही आपका विस्थापन हुआ। तो हम लिख देंगे आभासी विस्थापन ओ आई बराबर, ये डिस्टेंस आपको चाहिए, कोई बात नहीं है, हमको पूरी दूरी पता है h, हम पूरी दूरी में से अगर इतना दूरी घटा दें h डैश तो इतना दूरी मिल जाएगा, यानी पूरी दूरी ON में से IN घटाओ, ON माइनस IN, ये हो जाएगा आपका आभासी विस्थापन। तो ON की वैल्यू है आपका h, रख देंगे, माइनस IN की वैल्यू है h डैश, ये भी पुट कर देंगे, और OI जो आपका आभासी विस्थापन था उसको हम मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x, तो h और h डैश तो जानते ही थे, जहाँ OI को हम मान लेंगे x के बराबर, और यही क्या है आभासी विस्थापन। ये आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया और कंप्लीट हो गया। आपको इतना याद रखना है केवल कि जो द्रव का अपवर्तनांक होता है वो वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई के अनुपात के बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट से आप न्यूमेरिकल लगा ले जाओगे। देखो, द्रव का अपवर्तनांक n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, और ये जो है ये कॉन्सेप्ट याद रखना, नहीं तो भूल जाओगे, रटने की जरूरत नहीं है, फिगर में आप कॉन्सेप्ट याद रखना। विस्थापित कितनी हुई, यहाँ थी यहाँ पहुँच गई तो इतना ही विस्थापन हुआ आभासी, यही आपको याद करना। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे आपका 12th बोर्ड का। थैंक यू।